हेलो दोस्तों, मैं ए के सोनी प्रगति क्लास से रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये प्राचीन इतिहास का चौथा प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने पिछले पहला, दूसरा, तीसरा प्रैक्टिस सेट ना देखो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का प्राचीन इतिहास का चौथा प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न ये है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त, यानी कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये महरौली का लौह स्तंभ स्थापित करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये महरौली कहाँ पे पड़ता है? ये दक्षिणी दिल्ली में है, दक्षिण दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो विक्रमादित्य की पदवी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही 9 रत्न थे। ठीक है, जिनमें एक कालिदास थे जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी भी इसी के शासनकाल में थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गुप्तों के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त संगीतज्ञ भी था, क्योंकि उसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो भारत का नेपोलियन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सोना। ठीक है, तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन अगर शुद्धता की दृष्टि से पूछा जाए तो कुषाण शासकों में शुद्धता की दृष्टि से सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो हैं गुप्त काल में जारी किए गए, और शुद्धता की दृष्टि से पूछा जाए तो कुषाण शासक। ठीक है, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, हिंद यूनानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सोना। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दीनार। ठीक है, तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार नाम से पुकारा जाता था। और चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, दैनिक क्रय विक्रय के लिए किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का प्रयोग करते थे, चीनी यात्री फायान के अनुसार है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दीनार।
अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, और कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। पूछा जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास। ठीक है, कालिदास की प्रमुख कृतियाँ भी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और मालविकाग्नि मित्रम। ये कालिदास की प्रमुख कृतियाँ हैं। तो मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो धन्वंतरि प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, 12 मेहर थे, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनोमर। ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। तो कौन थे ये? एक प्राचीन खगोलविद। ठीक है, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वृत्त संहिता और पंच सिद्धांतिका। बराह मिहिर, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसके अगर ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो इसके ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ पंच सिद्धांतिका और वृत्त संहिता। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, प्राचीन खगोलविद। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुप्त। ठीक है, और अजंता की गुफा के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातक कथाएं। ठीक है, तो जातक कथाएं क्या है? ये भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या है इसमें कथाएं, और जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का एक भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। ठीक है, बाद में ये राजधानी मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी। प्रारंभिक कौन सी थी? एलोरा। ठीक है, और बाद में कौन सी राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी? मान्यखेत। अगर ये पूछा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कविराज मार्ग। ठीक है, और ये कविराज मार्ग जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, पल्लवों। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर पल्लव राजाओं ने 5 रथों का निर्माण कराया था। 5 रथों के नाम कौन कौन से हैं? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा है सबसे ऊंचा रथ कौन सा है, तो धर्मराज रथ सबसे ऊंचा है और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, पल्लव राजवंश। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ये पल्लव शासक थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वातापी के चालुक्य। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, सिरोही राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, राजस्थान। और इस मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे विमल साय ने इसे बनवाया था। और यह दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंदेल राजपूत। ठीक है, और यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग ये भारत आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और हेनसांग कन्नौज की धर्म सभा का क्या था, अध्यक्ष भी था, और उसने प्रयाग के 6वें महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन जो द्वितीय है चालुक्य वंश का शासक था और इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसकी आरंभिक राजधानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थानेश्वर। ये इसकी आरंभिक राजधानी थी, बाद में कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो आरंभिक पूछा जाए थानेश्वर है, तो बाद में बनाई थी इसने कन्नौज को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थानेश्वर। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष ने 3 संस्कृत के नाटक ग्रंथों की रचना की थी। तीनों के नाम इस प्रकार से हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान करिए। यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो मार्को पोलो, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, मार्को पोलो इटली का था, और इब्न बतूता ये मोरक्को का था। एंटोनियो मोंसेरेट ये स्पेन का है, और अगला है महमूद वली बाल्खी, इसका दूसरा सही होगा, बल्ख। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं के अनुसार मठ स्थापित किए गए थे। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, गोपाल। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, पुरी
में स्थित है ये, पुरी स्थित कोणार्क का मंदिर है ये। ठीक है, तो इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और इसमें 12 पहिए बने हुए हैं। कोणार्क मंदिर में 12 पहिए। ठीक है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, जयदेव। अगला प्रश्न है, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, लेकिन उस समय दिल्ली को दिहिलका के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जो स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।